वेलकम टू आदित्य मौर्य यूट्यूब चैनल स्टोरी अगले अंडरस्कोर कहानी के लिए 100 लाइक और 50 सब्सक्राइबर का टारगेट रहेगा। अगले कहानी की स्टोरी पेन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। अनाया ने पलट कर देखा और गुस्से से बोली, अगर वो बदसूरत है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बीमार है, कमजोर है तो मैं उसकी केयर करूंगी। और रॉयल फैमिली ही क्या, अगर उसे दुनिया में भी कोई पसंद नहीं करता तो न करे, मैं पसंद करती हूँ उसे और करती रहूंगी। अनाया की बात सुनकर वैभव का गुस्से से खून खौलने लगा। उसने अनाया को घूरते हुए कहा, वो सिर्फ बिस्तर पर पड़े रहने वाली जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है। उस पर तुम सिर्फ और सिर्फ तरस खा सकती हो। वो कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता, वो तो बिस्तर से उठकर खड़ा भी नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी खुशियों की फिक्र है अनाया। वैभव की बात सुनकर अनाया हैरानी से बोली, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। तुमसे किसने कहा कि वो उठ भी नहीं सकता? पता नहीं लोग उसके बारे में ऐसा क्यों। इससे पहले उसकी बात पूरी हो पाती वैभव उस पर तंज कसते हुए बोला, वो कभी तुम्हारे करीब नहीं आ सकता। वो कभी तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। तुम मेरा मुंह खुलवाना चाहती थी तो फिर साफ साफ सुनो। वैभव की बात सुनकर अनाया की गुस्से से मुठियां कस गईं। तुम कितने गिरे हुए इंसान हो वैभव। अनाया को अफसोस हो रहा था। उसने कभी वैभव से प्यार किया था। वर्चस्व कितना ही बुरा क्यों न हो, कम से कम वैभव से तो अच्छा ही था। वैभव ने अब भी हार नहीं मानी थी। वो अनाया की आंखों में देखते हुए फिर बोला, अच्छा तो बताओ, किसी रात छुआ उसने तुम्हें? नहीं न, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। अनाया का गुस्से से खौलता हुआ खून उफान तक पहुंच चुका था। वो चीखते हुए बोली, हर रात बहुत प्यार करता है वो मुझे। मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ। वर्चस्व के बारे में उल्टा सीधा सोचना बंद करो अब और जाकर किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को अपना दिमाग दिखाओ। अनाया की बात सुनकर वैभव इतना गुस्से में आ गया था कि उसकी सांस ही रुकने लगी थी। मैं जानता हूँ अनाया, उसने तुम्हें छुआ भी नहीं है। तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ऐसा कह रही हो ना। बोलते हुए वैभव की सांसें उखड़ रही थीं। उसने अनाया की तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसकी आंखों में गुस्सा और अनाया के करीब होने की चाहत साफ नजर आ रही थी। अनाया के कदम अपने आप पीछे हट गए। अनाया ने अपना एक और कदम पीछे हटाया और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे अपने करीब खींच लिया हो। उसकी पीठ किसी के सीने से लगी हुई थी। स्ट्रांग मस्कुलर बॉडी और बाहों का घेरा अनाया को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे रहा था। वही जानी पहचानी सी स्ट्रांग एल्कोहलिक परफ्यूम की खुशबू और उसमें मिली थोड़ी थोड़ी सिगरेट की स्मेल। उसका मजबूत हाथ अनाया की कमर पर था। उसकी सांसें अनाया अपने सिर और बालों पर महसूस कर सकती थी। स्वीट हार्ट, क्या मैं तुम्हें सिर्फ रात में प्यार करता हूँ, दिन में नहीं। उसकी आवाज बहुत धीमी और शांत थी। उस आवाज को सुनकर अनाया की पूरी बॉडी में एक सनसनी सी दौड़ गई। अनाया पलटी और उसने अपना सर ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने वह हैंडसम सा फेस नहीं था जो अनाया इमेजिन कर रही थी। उसकी जगह पर एक सिल्वर का मास्क था, जिसके पीछे से दो खामोश आंखें अनाया को एकटक देख रही थीं। जैसे वह बाहरी दुनिया के बारे में सोच रही हो कि यह मास्क देखकर लोग समझेंगे इसके पीछे का चेहरा कितना बदसूरत है। अनाया के होंठ हिले। आप तो नहीं आ रहे थे ना। भले ही किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसका हाईली इम्पैक्टफुल ऑरा एंड एटीट्यूड देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो वर्चस्व था। अनाया को उसके पीछे देखकर वैभव के कदम वहीं रुक गए। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन इतने बुरे थे जैसे किसी ने उसे बर्फीले ठंडे पानी से भिगो दिया हो। वर्चस्व ने अपनी इंडेक्स फिंगर से अनाया की चिन को होल्ड किया और उसे अपनी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोला, बताओ, क्या मैं तुम्हें दिन में प्यार नहीं करता? उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा डीप और इंटेंस हो गई थी। वर्चस्व का सवाल अनाया के खून में घुलकर उसकी नस नस में उतर गया था।
उसका चेहरा एक सेकंड के अंदर शर्म से लाल हो गया। वर्चस्व के करीब होने से उसकी सांसें गहरी हो रही थीं। नहीं मैं वो हकलाते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली। अनाया कुछ बोल नहीं पाई। अनाया ने सोचा भी नहीं था कि वर्चस्व उससे इस तरह के आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछेगा। उसके गाल तपने लगे थे और वह अपने कहे हुए शब्दों पर शर्मिंदा थी। वर्चस्व को भी उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ आते ही अनाया के मुंह से इतने खतरनाक एक्सप्लोसिव वर्ड्स सुनेगा। वर्चस्व अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अनाया को देख रहा था। उसकी आंखों में अलग सा तूफान था। वर्चस्व यहाँ अचानक से वैभव के शब्द वर्चस्व के कानों में पड़े और उसने एक जलती नज़र वैभव के ऊपर डाली। वैभव को जैसे कुछ एहसास हुआ और उसने तुरंत अपने वर्ड्स को करेक्ट किया और बोला, अंकल आप यहाँ। वर्चस्व ने अपनी बाहें अनाया की बॉडी से लपेट रखी थीं। वो पूरी तरह से पोजीशन एंड प्रोटेक्शन के पोस्चर में अनाया के करीब खड़ा था। वैभव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके दिल में इस वक्त खलबली मची हुई थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि अनाया और वर्चस्व के बीच सच में उस तरह का रिश्ता है। उनके बीच की केमिस्ट्री ही बता रही थी कि वो दोनों एक दूसरे में कितना इन्वॉल्व हैं। वैभव को बुरी तरह से चिढ़ हो रही थी। वर्चस्व ने वैभव को ऐसे देखा जैसे वो उसके लिए एग्जिस्ट ही न करता हो। वर्चस्व का कोल्ड एटीट्यूड अंदर ही अंदर वैभव को डरा रहा था। उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, अंकल मैं बस अनाया से बात कर रहा था। वर्चस्व ने अपनी नज़र और गहरी करके अपनी आंखें छोटी की और बोला, शी इज़ माई वाइफ, आंटी कहो उसे। वर्चस्व की बात सुनकर वैभव के फेस के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो गए थे। उसने एक नज़र अनाया पर डाली जो उसी को देख रही थी। वैभव ने बेमन से अनाया को आंटी कहने की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से उसके मुंह से निकल पाया, माँ मैं बस आंटी से बात कर रहा था। वैभव के मुंह से निकला हुआ आंटी वर्ड अनाया के कानों में किसी तूफान की तरह गुजर गया। उसके मुंह से आंटी सुनना अनाया के लिए बहुत अलग एहसास था। जो इंसान थोड़ी देर पहले अनाया के साथ बदतमीजी कर रहा था, वही इंसान अब उसके सामने भीगी बिल्ली बनकर उससे इतने रिस्पेक्ट से पेश आ रहा है। तुम अब तक क्यों खड़े हो यहाँ? क्या तुम मेरे मुंह से भी सुनना चाहते हो कि हम दोनों के रिलेशन कैसे है? वर्चस्व ने वैभव की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखों में इस कदर अंगारे दहक रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे अगर वैभव एक सेकंड और यहाँ रुका तो वो उसे जलाकर राख कर देगा। अनाया गुस्से में बोली, आपकी मंगेतर आपको ढूंढ रही है, मुझे लगता है कि अब आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। वैभव का दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ पागल हो गए। वैभव वर्चस्व की तरफ देखते हुए बोला, अंकल आप आ गए हैं तो सब फैमिली मेंबर्स आपसे मिलना चाहते हैं। मैं चलता हूँ। उसने एक बार अनाया को देखा और उसने वर्चस्व को मन ही मन ढेरों गाली दी, फिर बड़े बड़े स्टेप्स लेते हुए वहां से चला गया। वैभव के जाते ही वर्चस्व का ऑरा और भी ज्यादा इम्पैक्टफुल तरीके से एटमॉस्फेयर को कमांड कर रहा था। अनाया कसम साते हुए वर्चस्व की बाहों से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में थोड़ा और कस लिया। अनाया नर्वस होकर अपना लोअर लिप बाइट करने लगी। अचानक से वर्चस्व ने उसे धकेला और रॉक गार्डन की तरफ ले जाकर एक बड़ी सी चट्टान से टिका दिया। अनाया वर्चस्व और उस बड़ी सी चट्टान के बीच 1 इंच की दूरी में सिमट कर रह गई थी। उसके दिल की धड़कनें बढ़ रही थीं। वो हिल भी नहीं पा रही थी। उसका पूरा फेस शर्म से लाल हो रहा था। अनाया की नज़रें वर्चस्व के सीने पर टिकी थीं और वर्चस्व की नज़रें अनाया के चेहरे पर। वर्चस्व जानता था अनाया बहुत ज़्यादा एम्बैरस फील कर रही है। उसे अनाया का इस तरह शर्माना एक अजीब सी फीलिंग दे रहा था। इस वक्त वर्चस्व के पेट में सैकड़ों तितलियां उड़ रही थीं। वर्चस्व ने अपने दोनों हाथ अनाया के दोनों तरफ रॉक से टिकाए और बोला,
तो तुम मुझे पसंद करती हो और मैं जैसा हूँ वैसे ही मेरी केयर करोगी। अनाया चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहती थी। उसने सोचा नहीं था कि उसका इस तरह जोश जोश में बोलना उस पर यूं भारी पड़ जाएगा। उसे एक पल के लिए भी नहीं लगा था कि उसके मुंह से निकलने वाले ये वर्ड्स कभी वर्चस्व के सामने भी आएंगे। इस वक्त तो खुद को बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील कर रही थी। वर्चस्व को उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत मजा आ रहा था। उसकी फेस पर हल्की स्माइल थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। लाइफ में पहली बार वर्चस्व को ऐसा फील हुआ जैसे उसे कोई प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो उसे कभी भी किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं थी। बचपन से लेकर आज तक उसने कभी खुद को किसी भी सिचुएशन में दूसरे लोगों के सामने वल्नरेबल शो नहीं किया। लेकिन आज जब अनाया ने वैभव के सामने उसका साइड लिया तो उसे इतनी खुशी हो रही थी कि वह वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। अनाया के शब्द वर्चस्व के कानों में गूंज रहे थे, अगर उसे दुनिया में कोई पसंद नहीं करता तो ना करे, मैं उसे पसंद करती हूँ और करती रहूंगी। युवराज वो मैं बस यूं ही कुछ भी बोल रही थी। आप प्लीज उन सब बातों को सीरियसली मत लेना। अनाया कांपते होठों से मुश्किल से बोल पाई। अनाया बहुत डरी हुई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी वर्चस्व चीखते हुए कहेगा, तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे पसंद करने का। मेरे बारे में सोचने से पहले तुम किसी ऊंची सी बिल्डिंग से कूदकर मर सकती हो। वर्चस्व के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए। उसने अनाया की चिन को पकड़कर अपनी आंखों में देखने पर मजबूर किया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों की पलकें लगातार झपक रही थीं। उसकी आंखों में वर्चस्व का डर साफ साफ दिख रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे। उसे इस तरह डरता हुआ देखकर कुछ ही सेकंड के अंदर वर्चस्व को घुटन महसूस होने लगी। वो उससे दूर हो गया और पलट कर जाने लगा। पीछे से अनाया ने आवाज लगाई, युवराज आप कहाँ जा रहे हैं? उसने बिना पलटे ही कहा, आओ मेरे साथ। अनाया ने सोचा, ये इंसान जानबूझकर अपना चेहरा लोगों से क्यों छुपाता है, कितना हैंडसम तो लगता है। और वह भी वर्चस्व के पीछे पीछे चली गई। दोनों ओल्ड रेसिडेंस के मैन एरिया की तरफ जा रहे थे। पहले उस इंसान ने फैमिली डिनर को इग्नोर किया, लेकिन अब उसके पास एक ऐसी बीवी है जिससे वो दूर नहीं रह सकता। लेकिन हमें उसे और उसकी उस नाजायज वाइफ को उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। उस घटिया इंसान का हमारी लाइफ में कोई काम नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसकी माँ शिवानी की कब्र को भी पारिवारिक कब्रिस्तान से निकाल कर फेंक देना चाहिए। अंदर पहुंचते ही वर्चस्व और अनाया के कानों में आरती के ये शब्द सुनाई पड़े। अनाया को याद आया कि राकेश अंकल ने बताया था कि वर्चस्व की माँ का नाम शिवानी था। इससे पहले कि वहां खड़े लोगों में से कोई भी रिएक्ट कर पाता, वर्चस्व ने अपने कोट के पॉकेट में हाथ डाला और गन निकालकर एक फायर कर दिया। गोली चलने की तेज आवाज के साथ आरती की मुंह से चीख निकल गई और वो दर्द से तड़प रही थी। बुलेट उसके पैर के अंदर जा धंसा था, जिससे खून लगातार बहता जा रहा था। वहां खड़े सभी लोगों का चेहरा पीला पड़ चुका था। कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। वर्चस्व के हाथ में गन थी और उसके एक्सप्रेशन इतने कोल्ड थे जैसे उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि यही वह इंसान है जिसने अभी अभी गोली चलाई है। अनंत प्रताप सिंह अपने होश में वापस आए और वर्चस्व पर अटैक करने की कोशिश की। उनकी नज़र ऐसी थी कि वो किसी दुश्मन को देख रहे हों। वर्चस्व ने एक कदम आगे बढ़ाया और इसके साथ वहां खड़े सब लोगों ने 4-4 कदम पीछे ले लिए। उस सिल्वर मास्क वाले आदमी का एक हाथ अपनी पॉकेट में था और दूसरे हाथ से उसने गन पकड़ी हुई थी और उसकी आंखों में तूफानों उमड़ रहा था। उसका बॉडी पोस्चर बहुत ज्यादा एरोगेंट लग रहा था। मेरे पैर में दर्द हो रहा है, आरती ने कराहते हुए अनंत प्रताप की तरफ देखकर कहा। वो जानती थी कि उसे किससे हेल्प मांगनी चाहिए।
जब अनंत प्रताप के कानों में उसकी दर्द भरी आवाज पड़ी तो उन्होंने चीखते हुए कहा, कॉल करो डॉक्टर को। वर्चस्व ने अपने मास्क के पीछे से एक बार चारों तरफ घूर कर देखा। ना तो फैमिली के किसी भी मेंबर की और ना ही किसी भी सर्वेंट की हिम्मत हुई कि वह डॉक्टर को फोन कर दे। नताशा के अलावा बाकी किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। आंटी, मैं आपके लिए डॉक्टर को कॉल करती हूँ, आप फिक्र ना करें, नताशा ने कहा। आखिर आरती उसकी होने वाली सास थी और वो सबके सामने खुद को स्मार्ट शो करने का मौका कैसे जाने देती। और फिर ये मास्कमैन कितनी ही बड़ी तोप क्यों ना हो, उसका बैकग्राउंड रॉयल फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो सकता ना। सोचते हुए नताशा ने जैसे ही अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, वर्चस्व की गन उठी और फायर की आवाज़ के साथ नताशा के पीछे लगी बड़ी सी पेंटिंग पैलेस के फर्श पर भरभरा कर गिर पड़ी और चकनाचूर हो गई। नताशा के मुंह से डर के कारण चीख निकल गई। उसके दोनों हाथ कान पर रख लिए थे और उसकी आंखें कसकर बंद थीं। वो इतनी डर गई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। सब जानते थे कि निशाना चूका नहीं है। वर्चस्व ने नताशा को ऐसे देखा जैसे वो जानता हो कि अब यह अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं करेगी। उसने एक नज़र अनाया की तरफ डाली जो अभी भी वहां सदमे में खड़ी हुई थी। उसने उसकी तरफ अपनी गन बढ़ाते हुए कहा, पकड़ो इसे। अनाया ने वर्चस्व की तरफ देखकर कुछ बार अपनी पलकें झपकाईं और अपने दोनों हाथों से गन को पकड़ लिया। अभी अभी फायर करने की वजह से गन से हीट निकल रही थी जिसे वह फील कर सकती थी। वैभव ने वर्चस्व के सामने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, अंकल प्लीज मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाने दो वरना उनका बहुत खून बह जाएगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत बुरे थे। वर्चस्व ने एक नज़र वैभव पर डाली और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आरती के पास आ गया और बोला, पारिवारिक कब्रिस्तान से किसकी कब्र को हटाने की बात कही जा रही थी यहाँ पर मेरे आने से पहले। एपिसोड 17। पारिवारिक कब्रिस्तान से किसकी कब्र को हटाने की बात कही जा रही थी यहाँ मेरे आने से ठीक पहले। वर्चस्व ने कहा, डैड ने तुम्हारी मॉम से कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी मजबूरी में की थी। पैर में गोली लगने के बाद भी आरती ने वर्चस्व को नीचा दिखाना बंद नहीं किया। वर्चस्व अपने मास्क के अंदर से ही हंस रहा था। उसकी हंसी इतनी डेंजरस थी कि सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाए। अनाया ये सब देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। यहाँ उसका सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। अब उसे समझ में आया कि जैसे ही वर्चस्व ने हॉल में एंट्री की सब लोग उसे देखकर इस कदर डर क्यों गए थे। उसने वर्चस्व की क्रूएलिटी के बारे में पहले भी सुन रखा था। जब उसने अपनी आंखों से ये सब देखा तो उसकी अंतरात्मा तक सिहर गई। अनाया को अपने साथ किया हुआ वर्चस्व का हर बिहेवियर याद आ रहा था। वो इस कदर डर गई थी कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी है जो वर्चस्व ने उसे उसकी किसी भी गलती के लिए जान से नहीं मारा। अनंत प्रताप ने वर्चस्व की तरफ देखा और बोले, आरती को हॉस्पिटल जाने दो, वो तुम्हारी बड़ी बहन है। अनंत प्रताप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। वो अपनी आंखों के सामने उसका बहता हुआ खून बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वर्चस्व के सामने उनकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वह जाकर डॉक्टर को कॉल करे या आरती की कोई भी हेल्प करें। वैभव ने वर्चस्व को अपनी मां को धमकाते हुए यहाँ तक कि शूट करते हुए तक देखा, तब भी वह वर्चस्व से कुछ नहीं कह सका। ये देखकर अनाया को बहुत हैरानी हो रही थी। उसे वर्चस्व के हॉटलेस होने पर कोई डाउट नहीं था, लेकिन उसे वैभव की कायरता पर बहुत घिन आ रही थी। जो औरत जमीन पर पड़ी पड़ी दर्द से तड़प रही थी, आखिर वो उसकी माँ थी। दुनिया का कोई भी बेटा होता तो एक बार तो वर्चस्व के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता ही, चाहे फिर उसका अंजाम जो भी होता। लेकिन उसने फिर भी वर्चस्व को पब्लिकली इंसल्ट करने या कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की।
अनाया को इतना तो समझ में आ गया था कि वर्चस्व का ये रूड एटीट्यूड यूं ही नहीं है। उसके सामने सच में किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है। वर्चस्व ने एक नज़र आरती पर डाली और दोबारा बोला, क्या आप जानती हैं कि आपको अब क्या करना चाहिए? आरती फौरन सरेंडर मोड में आ गई। उसने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मुझे तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वर्चस्व किसी किंग की तरह एटीट्यूड में बोला, मेरी माँ के बारे में बोलने से पहले आज का दिन याद कर लेना। अनंत प्रताप ने एक बार फिर वर्चस्व की तरफ देखते हुए कहा, डॉक्टर को बुलाने दो। वैभव बहुत गुस्से और टेंशन में था, लेकिन फिर भी उसने एग्रेशन दिखाने की हिम्मत नहीं की। वह वर्चस्व से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अंकल प्लीज, मम्मी को ट्रीटमेंट की जरूरत है। वैभव की बात सुनकर वर्चस्व लापरवाही से उसकी तरफ देखकर बोला, तो किसने रोका है तुम्हें? कराओ ना ट्रीटमेंट, मैंने कहाँ मना किया। नौकर ने वर्चस्व की तरफ देखा। वर्चस्व में आंखों के इशारे से उसे डॉक्टर को कॉल करने के लिए बोल दिया था। वर्चस्व का इशारा मिलते ही नौकर अपनी जगह से हिला और डॉक्टर को कॉल कर दिया। आरती को वहां से उठाकर दूर ले जाया गया था। जमीन पर पड़े ब्लड को सर्वेंट ने फौरन साफ कर दिया था। कुछ ही मिनटों बाद वहां सब कुछ पहले जैसा हो गया था। यहाँ आओ, वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखा और उसे अपने पास बुलाया। अनाया एकदम से होश में आई और उसे लगा कि वर्चस्व उसके हाथों में पकड़ी हुई गन मांग रहा है। वो धीरे धीरे वर्चस्व की तरफ बढ़ी और उसने कांपते हाथों से गन वर्चस्व की तरफ बढ़ा दी। अब तक गन पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। वर्चस्व ने अनाया की तरफ देखा और गन उसके हाथों से लेते हुए बोला, मैं ये गन तुम्हें दे दूंगा। उसकी बात सुनकर अनाया को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह इतनी ज़्यादा शॉक्ड थी कि कोई भी रिजेक्ट तक नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर वर्चस्व ने हल्की सी स्माइल पास करते हुए धीरे से पूछा, क्या तुम डर रही हो? अनाया का सिर सबकॉन्शियसली हाँ में हिल गया, लेकिन जैसे ही उसे समझ में आया उसने फौरन अपने मुंह से कहा, नहीं। जब अनाया को थोड़ा होश आया तो उसने मन ही मन सोचा, वर्चस्व एक शैतान है, इस इंसान के सीने में दिल ही नहीं है। वर्चस्व ने अपने पास में खड़ी हुई सर्वेंट को देखा और सर्वेंट फौरन सिर झुकाते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। वर्चस्व ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा, मैडम को कमरे में ले जाओ। अनाया उस फीमेल सर्वेंट के साथ रूम की तरफ चली गई। आज वर्चस्व ने उसके सामने जो भी किया वह उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसके दिल में एक विक्ट्री वाली फीलिंग आ रही थी। अनाया ने जिस तरह का व्यवहार उन लोगों का देखा था, उसके बाद उसे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि इन सब लोगों ने वर्चस्व के सामने हार मान ही ली और यह उसके लिए बहुत अलग फीलिंग थी। अनंत प्रताप ने वर्चस्व की तरफ देखा और बोले, मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वर्चस्व को यहाँ किसी से भी बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बात सुनना तो दूर, उसने उनकी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा और एक तिरछी स्माइल करते हुए वहां से बाहर निकल गया। अनंत प्रताप एक बार फिर वर्चस्व के सामने बुरी तरह इंसल्ट फील कर रहे थे। उनके गुस्से से कान लाल हो गए। सब लोगों ने वर्चस्व को वहां से बाहर जाते हुए देखकर राहत की सांस ली। नताशा ने वैभव से कहा, वैभव वह कौन है? जब उसने वर्चस्व को बाहर जाते हुए देखा तो उसे देखकर दंग रह गई। उसकी हाइट वैभव से ज्यादा थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका ऑरा, उसका एरोगेट बिहेवियर, उसके बात करने का केयरलेस अंदाज, ये सब देखकर नताशा उससे बहुत इम्प्रेस हो गई थी। उसने अभी तक अपनी जिंदगी में जो सबसे अच्छा मर्द देखा था वह वैभव ही था, लेकिन वर्चस्व को देखकर उसे इस बात पर डाउट होने लगा था। डेफिनेटली वर्चस्व वैभव के आगे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग था। जब उसने वर्चस्व को अपने सामने देखा तो वह खुद को उसके बारे में पूछने से रोक नहीं पाई। वर्चस्व प्रताप सिंह था, वैभव ने गुस्से से कहा।
क्या वो सच में वर्चस्व था? नताशा ने सदमे से अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसमें कोई डाउट नहीं था कि उसने फेस पर मास्क पहना हुआ था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा बदसूरत है, जिसे वह किसी को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी और उसका एटीट्यूड देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वह बीमार और कमजोर है। अगर उसके साथ वो हादसा ना होता तो कुछ सालों पहले वह कितना हैंडसम रहा होगा ना। नताशा ने मन ही मन सोचा। नताशा को अभी तक याद था कि वो बचपन में कितना ज्यादा इंटेलिजेंट और हैंडसम था। वो एक गॉड गिफ्टेड चाइल्ड की तरह था। ऐसे बच्चे भगवान लाखों में एक बनाते हैं। अफसोस है उसके साथ कितना गलत हुआ। ये कहते हुए नताशा के मुंह से एक ठंडी आह निकल गई। उसकी बात सुनकर वैभव की गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। उसे नताशा का वर्चस्व में यूं इंटरेस्ट लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब नताशा को एहसास हुआ कि उसकी बात सुनकर वैभव को गुस्सा आ रहा है तो उसने अपने इमोशंस पर फौरन कंट्रोल कर लिया और गुस्से से बोली, ये इंसान कुछ ज्यादा ही स्मार्ट नहीं बन रहा था, और तुम तो कहते थे कि इसे कोई पसंद नहीं करता, फिर हम सब उसकी बात क्यों सुन रहे थे? नताशा इस बात से बहुत नाराज थी कि वर्चस्व की रॉयल फैमिली के अंदर इतनी धाक थी जिसने वैभव को पूरी तरह से दबा दिया था। इस वक्त नताशा के ऊपर वर्चस्व की एक्स फियांसे पूरी तरह से हावी थी। उसे इस बात का अफसोस था कि काश उसने वर्चस्व को रिजेक्ट ना किया होता। वैभव चीखते हुए बोला, चुप रहो और उससे दूर रहो, पता नहीं उसने क्या सोचकर तुम्हें गोली नहीं मारी। फ्यूचर में उसे किसी भी चीज के लिए उकसाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नताशा वैभव की बात सुनकर हैरान थी, लेकिन वह जानती थी कि सिचुएशन का किस तरह से एनालिसिस करना है। जब उसने देखा कि वैभव गुस्से में है और उसकी बातों से थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी है, तो वो फौरन वैभव का हाथ पकड़कर उसके गले से लग गई। नताशा ने प्यार से कहा, मैं जानती हूँ तुमने उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया क्योंकि वह तुमसे उम्र में बड़ा है, और मुझे लगता है कि तुमने उस पर तरस खाया है। देखो, उसके फेस पर मास्क लगा हुआ था, उसका चेहरा बुरी तरह से बदसूरत था। सर्वेंट अनाया को पैलेस की दूसरी मंजिल पर बने आखिरी कमरे में ले गई। उसने कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ भी वर्चस्व के मास्टर बेडरूम के जैसा ही इंटीरियर था। कमरा बहुत बड़ा था और खूबसूरत भी, लेकिन अनाया की हिम्मत नहीं हुई कि वह किसी भी चीज को हाथ भी लगाए। बाहर की रोशनी कमरे में अंदर आ रही थी। जब अनाया ने विंडो से बाहर की तरफ देखा तो वहां एक आर्टिफिशियल झील बनी हुई थी। उसने दरवाजे पर खड़ी नौकरानी से पूछा, क्या ये युवराज का कमरा है? नौकरानी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और रिस्पेक्ट से बोली, जी मैडम। अनाया को ये नहीं पता था कि वो नौकरानी से कैसे कहे कि उसके और युवराज के बीच हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता नहीं है और वह एक साथ इस रूम में नहीं रह सकते हैं। जिस तरह से वर्चस्व ने अभी अभी पूरी फैमिली को सबक सिखाया था, अनाया की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उसकी किसी भी बात को लितली ले। अनाया ने नौकरानी की तरफ देखकर कहा, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? नौकरानी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल थी। उसने सिर झुकाकर अपना एक कदम आगे बढ़ा लिया। अनाया बोली, युवराज ने जो किया, मेरा मतलब वो कैसे? ये नौकरानी को लगा अनाया वर्चस्व की फिक्र कर रही है। उसने कहा, मैडम आप फिक्र ना करें, युवराज बिल्कुल ठीक हैं। वो आगे बोली, ये पहली बार नहीं है जब युवराज ने फैमिली वालों को कोई सबक सिखाया है। हालांकि युवराज को उनके पिता जरा भी सपोर्ट नहीं करते। युवराज की मां का परिवार युवराज के परिवार से अधिक शक्तिशाली था और युवराज के पिता ने अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने के लिए ही उनकी मां से शादी की थी। अनाया ने अपने डाउट्स पर कंट्रोल किया और फिर उसने कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। नौकरानी दरवाजे पर खड़ी थी और अनाया विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। नौकरानी धीरे से फुसफुसाई, युवराज
उसने वर्चस्व को ग्रीट किया और उसके अंदर आते ही नौकरानी वहां से चली गई। कमरा वर्चस्व के परफ्यूम की स्ट्रांग फ्रेग्रेंस से भर गया था। अचानक पीछे से वर्चस्व की आवाज आई, क्या देख रही हो? अनाया ने पलट कर देखा, उसके फेस पर मास्क नहीं था। ब्लैक कलर की शर्ट और मैचिंग पैंट के साथ वो डार्क इंटीरियर में कहीं गुमसा नजर आ रहा था। उसका ऑरा इतना ज्यादा वाइब्रेंट था जैसे वो फेरी टेल्स का कोई प्रिंस चार्मिंग हो। अनाया ने खिड़की से बाहर की तरफ इशारा किया और धीरे से बोली, मैं बस बाहर देख रही थी। वर्चस्व ने गन निकालकर टेबल पर रख दी। अनाया ने गन की तरफ देखा और उसकी पलकें फड़फड़ाने लगीं। वर्चस्व ने नोटिस किया कि वो पहले एक कदम आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन गन को देखकर उसके पैर अपने आप पीछे की तरफ चले गए और वो विंडो पर लगी रेलिंग से टकरा गई। रेलिंग उसकी कमर तक पहुंच रही थी। वर्चस्व बिस्तर के एक किनारे बैठ गया। उसने अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ा लिया था। उसने अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे टिका लिया था और इस वक्त वो बिल्कुल रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठते हुए बोला, मुझसे डर लगता है क्या? अनाया ने अपना सिर हाँ में हिलाया, क्योंकि इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, था थोड़ा सा, और नीचे फर्श की ओर देखने लगी। फिर वह मन ही मन बोली, जो इंसान पलक झपकने से पहले लोगों पर गोलियां चला देता हो, ऐसे इंसान से भला कौन नहीं डरेगा? अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलकर तुम्हें कैसा लगा? अचानक से वर्चस्व की आवाज अनाया के कानों में पड़ी। वर्चस्व ने नोटिस किया कि उसके सवाल पूछते ही अनाया की फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज हो गए। डर की जगह उसके फेस पर थोड़ा एग्रेशन आ गया था। अनाया ने अपने आप को संभालते हुए सख्त लहजे में कहा, युवराज, जब मैं वैभव के साथ थी तब मुझे उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। आपसे शादी होने के बाद तक भी मुझे ये पता नहीं था कि उसका आपसे भी कोई रिश्ता है। वर्चस्व को अच्छी तरह पता था कि वैभव किस तरह का चीप इंसान है। उसने प्राइमरी स्कूल में ही लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर दिया था। वर्चस्व अच्छी तरह से जानता था कि वैभव लड़कियों के सामने किस तरह से डिसेंट बनने की एक्टिंग करता है और उन्हें अपनी प्यारी बातों के जाल में फंसा लेता है। लेकिन आज वर्चस्व ने जब गार्डन में अनाया और वैभव का कन्वर्सेशन सुना तो उसने वैभव जैसे मतलबी इंसान की आंखों में अनाया के लिए एक अजीब सी फीलिंग देखी। उसे एक अलग सा जुनून नजर आया। वर्चस्व को याद आया वैभव किस तरह से अनाया को अपनी बातों में लगाने की कोशिश कर रहा था और वो उसकी बीमारी वाली अफवाह को लेकर उसे किस तरह से नीचा दिखा रहा था। वर्चस्व का दिल नफरत से भरने लगा था। अनाया ने नोटिस किया कि वैभव की बात करते ही वर्चस्व के एक्सप्रेशन सख्त मिजाजी होने लगे हैं, तो वो फिर बोली, युवराज, वैभव मेरा पास्ट था बट नाउ यू डोंट वरी, मैं अपनी करंट रियलिटी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करूंगी। अनाया ने भले ही यह सब कहा था, लेकिन वर्चस्व को यकीन हो गया था कि अनाया खुद को उसकी वाइफ कहते हुए बहुत ज्यादा खुश नहीं है। उसने अनाया की तरफ देखकर क्वेश्चन किया, और क्या है तुम्हारी करंट रियलिटी? अनाया नीचे देखते हुए अपना लोअर लिप बाइट करने लगी और अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मसलते हुए बोली, आपकी वाइफ? क्या मेरी वाइफ होना तुम्हारे लिए इंसल्टिंग बात है? कहते हुए वर्चस्व ने अपनी गन को हाथ में उठा लिया और लापरवाही से गन के साथ खेलने लगा। अनाया डरते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। वर्चस्व के हाथ में गन देखकर अनाया की सांस अटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वर्चस्व को उसकी कोई भी बात बुरी लगी तो अगली बुलेट उसके सिर के आर पार हो जाएगी। एपिसोड 17। वर्चस्व के हाथ में गन देखकर अनाया की सांस अटक रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर वर्चस्व को उसकी कोई भी बात बुरी लगी तो अगली बुलेट उसके सिर के आर पार हो जाएगी। वर्चस्व गन से खेलता हुआ बेड से नीचे उतरकर अनाया के करीब आ गया। उसे अपने करीब आते देख अनाया की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसकी कमर विंडो की रेलिंग से टिकी हुई थी।
मूव करने के लिए 1 इंच भी जगह नहीं बची थी। वर्चस्व उसके सामने आकर खड़ा हो गया और डर के कारण अनाया को अपने ही दिल की धड़कनें सुनाई देने लगीं। वर्चस्व ने अनाया को ऊपर से नीचे तक देखा। पिंक कलर की साड़ी में अनाया बहुत खूबसूरत लग रही थी। साड़ी में से उसकी पतली सी कमर भी विजिबल हो रही थी। हमेशा की तरह वर्चस्व उससे अपनी नजरें नहीं हटा पाया। वर्चस्व ने गन अनाया के पेट पर लगा दी। अनाया का फेस एकदम से रोने जैसा हो गया। वो बुरी तरह कांपने लगी। उसके माथे पर पसीना नजर आने लगा था। उसने डर के मारे अपना थूक निगल लिया। वर्चस्व ने देखा उसकी पलकें लगातार झपक रही हैं। वो गन को अनाया की बॉडी पर ऊपर की तरफ ड्रैग करते हुए उसके सीने तक ले आया। अनाया हिल भी नहीं रही थी। गन को अपने सीने से लगा देख उसने अपनी सांस रोक ली। कुछ सेकंड बाद अनाया ने अपना मुंह खोला और अपनी होल्ड की हुई सांस को धीरे से बाहर छोड़ा। उसके होंठ कांप रहे थे। उसने जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। वर्चस्व ने उसके फेस को देखा। अनाया बहुत क्यूट लग रही थी। उसकी नाक बिल्कुल रेड हो गई थी। पिंक कलर की साड़ी में उसकी मिल्की वाइट बॉडी और उसके कांपते हुए होंठ देखकर वर्चस्व के दिल में हलचल होने लगी थी। जब योगा करते वक्त उसने गलती से अनाया को किस कर लिया था, उसे वो मोमेंट याद आ गया। अनाया के होठों का टेस्ट उसे अब तक याद था। उसने कई बार अकेले में बैठकर उस इंसिडेंट को रिमाइंड किया था और उस इंसिडेंट की तरह ही हर बार वो ख्याल भी वर्चस्व पर बहुत भारी पड़ा था। वर्चस्व ने गन को उसके सीने पर हल्का सा प्रेस कर दिया और बोला, रिपीट दिस, आई एम योर वाइफ। अनाया ने बिना अपनी आंखें खोले डरते हुए लड़खड़ाती आवाज में कहा, आई एम योर वाइफ। वर्चस्व जोर से बोला, मेरी आंखों में देखकर कहो। अनाया ने अपनी आंखें खोली और डरते हुए बोली, आई। जब वो वर्चस्व की आंखों में देख रही थी तो वर्चस्व की आंखों में एक अलग सा नशा था। उसका लुक इतना इंटेंस था कि अनाया का फेस शर्म से लाल होने लगा था। वो उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से ये 4 वर्ड्स निकले, आई एम योर वाइफ। ये कहते हुए फौरन उसकी पलकें शर्म से झुक गईं। अनाया का शर्माना वर्चस्व के इमोशंस को ट्रिगर कर रहा था। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने लापरवाही से गन को अपने हाथ में घुमाया और उससे दूर हो गया, क्योंकि अब अनाया के इतने करीब खड़े रहने की हिम्मत उसमें सच में नहीं थी। ये जानते हुए भी कि वो गन पॉइंट पर थी और वर्चस्व उसे मार देगा, फिर भी अनाया अपने आप को धीमी आवाज में उसका विरोध करने से रोक नहीं पाए और बोली, आपने ही कहा था कि आप मुझे पसंद नहीं करते। मेरे मुंह से कहलवाने से क्या है? आपने तो कभी मुझे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट नहीं किया। उसकी बात सुनकर वर्चस्व ने अपनी आईब्रो हैरानी से ऊपर उठाई। उसने इंटरेस्ट के साथ अपने मुंह के अंदर ही अपनी टंग को ट्विस्ट किया। हालांकि अनाया सही थी, वर्चस्व उसे पसंद नहीं करता था। उसने सिर्फ अपनी दादी के कहने पर अनाया से शादी की थी। लेकिन अब वर्चस्व को अनाया से शादी करके इतना बुरा भी नहीं लग रहा था जितना उसने सोचा था। अनाया के आने से उसकी रूखी सूखी जिंदगी में कुछ टेस्ट तो ऐड हो ही गया था। अनाया उसके सामने किसी इनोसेंट से बिल्ली के छोटे बच्चे की तरह थी। अनाया को छूना भी बड़ी सॉफ्ट फीलिंग देता था। हालांकि वर्चस्व को अभी अभी पता चला कि उसकी इस सॉफ्ट इनोसेंट प्यारी सी किट्टी के पास क्यूटनेस के साथ साथ बड़े दांत और नुकीले पंजे भी थे, जिनसे वो वर्चस्व को नोच भी सकती है। ये सब सोचते हुए वर्चस्व को जोर से हंसी आ गई। वो बेड के बैकरेस्ट से टिककर बैठ गया था। अनाया अब भी विंडो के पास खड़ी थी। वो बाहर ही देखती रही। उसने दोबारा वर्चस्व की तरफ देखा भी नहीं। वर्चस्व सोच रहा था, अगर आज वो अनाया को वैभव के साथ कुछ भी ऐसा वैसा करते हुए देखता तो उसे खुद नहीं पता वो गुस्से में क्या कर जाता। वर्चस्व ने देखा कि अनाया बहुत डरी हुई है। उसके फेस पर उदासी है।
लेकिन उसकी आंखें अभी भी सितारों की तरह टिमटिमा रही हैं। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक है। वर्चस्व ने कहा, इधर आओ। अनाया उसके करीब आई तो वर्चस्व ने उसके हाथ में गन थमा दी। उसने नोटिस किया कि गन को पकड़ते ही अनाया का हाथ कांपने लगे। वर्चस्व ने फिर से कहा, इसे तुम अपने पास रख लो। अनाया तपाक से बोली, बट युवराज मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसे सच में इस तरह की चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इस गन ने आज आरती को लगभग अधमरा कर दिया था और वहां खड़े सारे लोगों के चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। वो ऐसी चीज को अपने हाथ से छूना भी नहीं चाहती थी। अनाया के मना करने पर वर्चस्व ने उसे इंटरेस्ट के साथ देखा और अपनी आईब्रो को थोड़ा ऊपर उछाल दिया, जैसे पूछ रहा हो, क्या तुम्हें सच में यह नहीं चाहिए? अनाया ने मन ही मन सोचा, क्या ही भरोसा इस सन की आदमी का, पता चला मना करने पर इसी गन से इसने मुझे ही शूट कर दिया तो। अनाया ने अपने हाथों में पकड़ी हुई गन को वापस टेबल पर रखा और हड़बड़ाकर बोली, मुझे ये गन बहुत अच्छी लगी, ये कितनी सुंदर है न? गिफ्ट के लिए थैंक यू युवराज। वर्चस्व के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। हालांकि वो जोर से ठहाका लगाकर हंसना चाहता था, बट उसने ऐसा नहीं किया और उसने मन ही मन सोचा, मुझे लगा था कि यह लड़की बेवकूफ़ होने की एक्टिंग करती है, बट अब मुझे यकीन हो गया कि यह सच में एक इडियट है। अनाया मन ही मन सोच रही थी, दिस इज टू मच यार। दुनिया का कौन सा लड़का शादी के बाद पहली बार अपनी वाइफ को गिफ्ट में इस तरह की चीजें देता है? इस वक्त अनाया वर्चस्व को पीटना चाहती थी, हालांकि ये उसके सीक्रेट डिजायर थे जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर भी अनाया को जितनी भी गालियां आती थी उसने वो सब मन ही मन अपने इस रूड, खडूस, क्रूअल, एरोगेंट से सो कॉल्ड हस्बैंड को दे डाली। वर्चस्व ने गन वहीं छोड़ी और वो भी हंसते हुए रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनाया ने राहत की सांस की ली। तारांकन 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 तारांकन। वैभव बचपन से ही वर्चस्व से नफरत करता था। वर्चस्व उससे उम्र में सिर्फ 3 साल बड़ा था, लेकिन वह बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। जब वर्चस्व का एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद वो सारी फैमिली को हमेशा ही वायलेंटली ट्रीट करने लगा था। बहुत ज्यादा नफरत करने के बाद भी वैभव कभी वर्चस्व को ओपनली किसी भी बात के लिए चैलेंज नहीं कर पाया था और न ही उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत दिखा पाया था। वैभव ने अपना मोबाइल निकाला और हॉस्पिटल में कॉल करके अपनी मॉम की सिचुएशन के बारे में जानकारी लेने लगा। नताशा के दिमाग से वर्चस्व की इमेज जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो जिस तरह से हॉल में आया और उसने बिना किसी हेजिटेशन के फायर किया, उसका एरोगेंस, उसका एटीट्यूड, हर चीज नताशा के दिमाग पर नशे की तरह हावी हो रही थी। नताशा ये सब सोच ही रही थी कि उसी वक्त वर्चस्व अपने सिल्वर मास्क के साथ सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आया। नताशा फौरन उसके करीब गई और बोली, वर्चस्व। वर्चस्व के कदम थोड़े रुके और उसने अपनी गहरी काली आंखों से कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। मैं नताशा। अनाया की बड़ी सिस्टर नताशा ने वर्चस्व की तरफ 2 कदम बढ़ाए और प्यारी सी स्माइल पास करते हुए बोली। वर्चस्व हल्का सा मुड़ा। उसका पोस्चर बता रहा था कि वो नताशा के आने का इंटेंशन जानना चाहता है। अब तक तो आपको अनाया की बेवकूफ़ियों की आदत हो गई होगी। एक्चुअली वो क्या है ना, जब वो हम लोगों के साथ रहने नहीं आई थी उससे पहले उसकी मॉम ने उसे ढंग से कुछ भी नहीं सिखाया था। अगर उसने आपको परेशान किया हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। ये कहते हुए नताशा ने वर्चस्व की आंखों को देखा। उसकी गहरी आंखें ने किसी ओशियन की तरह अपने अंदर हजारों इमोशन होल्ड कर रखे थे। नताशा उसकी आंखों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी। वर्चस्व ने उसे एक नज़र देखा और फौरन अपनी नज़रें हटाते हुए रूडली बोला, जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस। नताशा के एक्सप्रेशन एकदम से डाउन हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे वर्चस्व ने उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो।
लेकिन वो उसकी पर्सनालिटी से इतनी ज़्यादा मेसमराइज हो गई थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। उसने पीछे से कहा, वर्चस्व, और उसने ऐसे एक्टिंग की जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन कहने में हिचक रही है। फिर वो चुप होकर वर्चस्व के क्यूरियस होने का इंतजार करने लगी। लेकिन वर्चस्व ने अपने कदम बढ़ाए और वहां से ऐसे चला गया जैसे उसे नताशा के यहाँ होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन नताशा ने उसका पीछा किया और बोली, क्या आप जानते हैं अनाया वैभव को पसंद करती है? वर्चस्व के कदम रुक गए। उसने अपनी आईब्रो सिकुड़ी और उसकी आईबॉल्स में धीरे धीरे हरकत होने लगी। उसने कहा, कहना क्या चाहती हो तुम? नताशा ने अपने होठों के किनारों पर अपनी स्माइल को दबाते हुए कहा, अनाया ने भले ही आपसे शादी कर ली है लेकिन वह अब भी वैभव को पसंद करती है। वर्चस्व ने जलती हुई नजरें नताशा पर डाली और चीखते हुए बोला, स्टॉप प्लेइंग दिस डिप्लोमेटिक ट्रिक्स ऑन मी, जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। अगर उसने गार्डन में अनाया और वैभव की बातें नहीं सुनी होती तो आज वह सच में नताशा की बातों पर यकीन कर लेता। लेकिन थैंकफुली उसने अपनी आंखों के सामने देखा कि अनाया ने किस तरह वैभव को खुद के करीब आने से रोका और उसने वर्चस्व को प्रोटेक्ट करने की कोशिश भी की। हालांकि यह बात और थी कि नताशा की बात सुनकर वर्चस्व का मूड खराब जरूर हो गया था। जैसे ही नताशा ने वर्चस्व को गुस्से में देखा उसके होठों पर विक्ट्री वाली स्माइल आ गई थी। उसने वर्चस्व के दिल में अनाया के लिए एक डाउट तो पैदा कर ही दिया था। नताशा फिर बोली, वर्चस्व, इससे पहले कि उसकी बात पूरी हो पाती। वर्चस्व ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा और बोला, मुझे तुम में या तुम्हारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ और जाकर वैभव के ऊपर यह बच्चों वाले गेम्स ट्राई करो। नताशा का चेहरा गुस्से से गर्म हो गया था। वर्चस्व के सार्कास्टिक कमेंट और कोल्ड बिहेवियर ने एक बार फिर नताशा के चेहरे पर तमाचा लगा दिया था। नताशा को लगा कि उसके दिल दिमाग पर वर्चस्व का नशा छा रहा है। क्या हुआ अगर वर्चस्व की आंखें सुंदर थीं? उसका चेहरा अब भी बदसूरत था। तो क्या हुआ अगर उसका रॉयल फैमिली में बहुत इन्फ्लुएंस था? उसकी बॉडी अभी भी बहुत कमजोर थी। उसके पास कोई लीगल पावर नहीं थी। वो किसी भी तरह से वैभव से कंपैरिजन में नहीं आ सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों नताशा वर्चस्व से बात करने के लिए इतनी अट्रैक्ट हो गई और वर्चस्व ने उसकी इतनी बुरी तरह से इंसल्ट कर दी। नताशा वर्चस्व के बारे में जितना सोच रही थी उसे उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वर्चस्व वाकई में उसका था। बहुत सालों तक वो एक दूसरे से इंगेज्ड थे। उसके दिमाग में ख्याल आते ही नताशा ने एक प्लान बनाया। पश्चिम दिशा में सूरज ढल रहा था। चारों तरफ शाम का अंधेरा गहराने लगा था। अनाया अपने रूम में बैठे कुछ सोच रही थी कि तभी सडनली उसके कमरे का डोर नॉक हुआ। अनाया ने मान लिया था कि कोई सर्वेंट होगा जो उसे डिनर के लिए बुलाने आया होगा। अनाया ने डोर ओपन किया तो सामने नताशा खड़ी थी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वह इस इंसान को अपनी आंखों के सामने देखेगी। अनाया ने रूडली कहा, यहाँ क्या करने आई हो तुम? नताशा बोली, मुझे वर्चस्व ने भेजा है, वो तुमसे मिलना चाहता है। उसकी बात सुनकर अनाया की हैरानी से आईब्रो सिकुड़ गईं। उसके दिल में डाउट था कि वर्चस्व नताशा को उसे बुलाने क्यों भेजेगा। उसने नताशा से पूछा, और उसने यह बात कहने के लिए तुम्हें क्यों भेजा है? नताशा ने लापरवाही से अपने दोनों कंधे उछाल दिए जैसे कह रही हो मुझे नहीं पता, और बोली, वो तुम्हारा पैलेस के वेस्ट साइड में वेट कर रहा है। तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। बट जिस तरह से आज उसने गन फायर किया, मुझे तो उसके गुस्से से बहुत डर लगता है। ये कहकर वो वहां से चली गई। जाते जाते नताशा ने अनाया को इस बात का एहसास करा दिया था कि अगर उसने वर्चस्व की बात नहीं मानी तो उसका गुस्सा किसी भी हद तक जा सकता है। नताशा वहां से चली गई। लेकिन जब अनाया ने डोर ओपन किया तो नताशा की नज़र अनाया की वेडिंग रिंग पर पड़ी।
उसका डिज़ाइन बहुत खूबसूरत था, उसमें पिंक कलर का डायमंड लगा हुआ था और उसकी कीमत लाखों में थी। रिंग इतनी सुंदर थी कि किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना दे। एक बार फिर नताशा का दिल जेलसी से भर गया। अगर आज वो वर्चस्व के साथ होती तो ये रिंग उसकी फिंगर पर होती। अनाया ने रूम से बाहर निकलकर वहां खड़े एक सर्वेंट से पूछा, क्या आपने युवराज को देखा है? सर्वेंट ने बड़े ही रिस्पेक्ट से सिर झुकाया और बोला, नहीं मैडम, मुझे नहीं पता युवराज कहाँ है। अनाया ने एक गहरी सांस छोड़ी और वेस्ट डायरेक्शन की तरफ चली गई। नताशा की नज़र उसी पर थी। उसे बाहर निकलते देख उसके अपने होठों की स्माइल और बड़ी हो गई। ये लड़की सच में बेवकूफ़ है। एपिसोड 18। डाइनिंग हॉल में डिनर के लिए पूरी फैमिली आ गई थी। आरती को अभी हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। अनंत प्रताप अच्छे मूड में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, वर्चस्व और उसकी वाइफ कहाँ है? जब वैभव की नज़र अनाया की खाली सीट पर पड़ी तो उसकी आईब्रो सिकुड़ गईं। वर्चस्व भी वहां नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, ऐसा तो नहीं कि वह दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और वर्चस्व अनाया के करीब हो। 1 मिनट के अंदर उन दोनों की इंटीमेट मोमेंट शेयर करते हुए पूरी पिक्चर वैभव के दिमाग में घूम गई और उसके पूरे तन बदन में आग लगने लगी। अनंत प्रताप ने वहां खड़े नौकर से उन दोनों के बारे में पूछा तो नौकर बोला कि उसने अनाया को शाम को बाहर जाते हुए देखा था और वर्चस्व का उसे कुछ भी पता नहीं है। नौकर की बात सुनकर वैभव को थोड़ा रिलैक्सेशन फील हुआ। वो दोनों साथ नहीं है ये सोचकर उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था। तभी डाइनिंग हॉल में नताशा आई। अनंत प्रताप ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम डिनर के लिए लेट हो। उसने स्वीट सी एक स्माइल पास करते हुए कहा, आई एम सो सॉरी अंकल, आगे से मैं ख्याल रखूंगी, प्लीज़ मुझसे नाराज मत होइएगा, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। नताशा ने वेस्ट डायरेक्शन की ओर देखा, उसकी आंखें तब खुशी से चमक रही थीं। वैभव ने बेमन से थोड़ा सा खाना खाया और वॉशरूम जाने के बहाने वहां से उठकर चला गया। उसने अनाया को कॉल किया तो उसे एक रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस सुनाई देने लगी, द नंबर यू हैव डायल्ड इज करेंटली स्विच्ड ऑफ, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। उसने 1-2 बार और कॉल ट्राई किया और उसे फ्रिक्वेंटली सेम रिकॉर्डेड वॉइस सुनाई दी। वर्चस्व और अनाया की करीबी वैभव से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानता था कि अनाया उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन फिर भी वो इस बात से हैरान था कि आज अनाया ने कितनी मैच्योरिटी के साथ अपनी फीलिंग्स को हाइड कर लिया था। अचानक वैभव के दिल में एक ख्याल आया, क्या हो अगर वर्चस्व प्रताप सिंह की वाइफ को उसी के भांजे वैभव से प्यार हो जाए। उसका चेहरा तो वो वैसे भी किसी को दिखा नहीं पाता, उसका घमंड और अकड़ भी मिट्टी में मिल जाएगी। ये सब सोचते हुए वैभव के फेस पर सार्कास्टिक सी स्माइल थी। वो वॉशरूम से बाहर निकला और सीधा नताशा के पास जाकर बोला, तुम अनाया को कॉल क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें उसकी फिक्र नहीं है? वह तुम्हारी बहन है। नताशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। वो हार्ड एक्सप्रेशन के साथ बोली, वैभव, क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? नताशा को अनाया के नाम से भी नफरत थी। वो तो मन ही मन भगवान से प्रेयर कर रही थी कि अनाया आज मर ही जाए। वैभव बोला, मुझे अनाया की नहीं तुम्हारी फिक्र है। अगर वो मिल गई तो सबको यही लगेगा कि तुम उसकी कितनी फिक्र करती हो और तुम सबकी नज़र में अच्छी बन जाओगी। वैभव की बात सुनकर नताशा की आंखें चमक गईं। उसने अनाया का नंबर सर्च किया और डायल कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड के बाद उसे भी सेम रिकॉर्डेड फीमेल वॉइस सुनाई दी। उसका नंबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। नताशा सैड फेस बनाते हुए बोली, मुझे लगता है कि अनाया अभी भी मुझसे नाराज है, उसने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। उसकी बात सुनकर वैभव ने एक ठंडी आह भरी। उसने खिड़की से बाहर देखा, चारों तरफ बहुत अंधेरा था, लेकिन वह नताशा को भी बहुत अच्छे से जानता था।
उसे पता था कि उसने जो नंबर डायल किया था वो अनाया का नंबर नहीं था। कुछ भी हो, लेकिन वैभव को फिर भी अनाया की फिक्र थी। तारांकन 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 तारांकन। वहीं दूसरी तरफ अपनी मां की कब्र पर जाकर वर्चस्व बहुत देर तक वहां बैठा रहा। जब वो लौटकर वापस आया तो बरखा बाहर खड़ी थी। जैसे ही उसने वर्चस्व को देखा उसने कहा, युवराज, अनाया मैडम का कुछ पता नहीं चल रहा है। उसकी बात सुनकर वर्चस्व की आंखें सिकुड़ गईं। वो जोर चिल्लाकर बोला, क्या? एक सेकंड के अंदर ही वर्चस्व के फेस के एक्सप्रेशन इतने खतरनाक हो गए थे जिन्हें देखकर बरखा बुरी तरह डर गई। तब से मिसिंग है वो, वर्चस्व ने गुस्से से चीखते हुए कहा। बरखा ने डरते हुए कहा, मैडम आपके जाने के कुछ मिनट बाद ही चली गई थीं। बरखा की बात सुनकर वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। वर्चस्व जोर से चीखा, और यह सब तुम मुझे अब बता रही हो? बरखा सिर झुकाते हुए बोली, युवराज, जब आप अपनी मां के साथ हो तब आपको कोई डिस्टर्ब न करे। ये आपका ऑर्डर था, इसलिए। वर्चस्व को ऐसा लगा जैसे वो अपना सांस खो देगा। वो भागते हुए मैन पैलेस की तरफ चला गया। जब बरखा ने उसे अनाया के लिए इतनी टेंशन में देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वर्चस्व अनाया के लिए परेशान भी हो सकता है। सबको पता था कि अनाया वर्चस्व की लाइफ में कोई मायने नहीं रखती थी और उसके पैलेस में वो सिर्फ एक डेकोरेटिव पीस से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। बरखा ने अपने दिमागी घोड़ों को लगाम दी और वर्चस्व के पीछे पीछे चली गई। अनंत प्रताप सिंह और बाकी के लोग मैन हॉल से बाहर निकल रहे थे कि वर्चस्व उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, लेकिन अनाया उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी। वो चीखते हुए बोला, अनाया कहाँ है? अनंत प्रताप ने भी उसी लहजे में कहा, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बीवी कहाँ है। हम लोगों से पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वर्चस्व ने देखा कि वो सभी लोग कहीं जाने के लिए तैयार है। उसने एक नज़र सब पर डाली और पूछा, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? राजीव ने झिझकते हुए कहा, बड़ी बहन को ऑपरेशन के बाद फीवर आ गया है। हम सब लोग उनसे मिलने जा रहे हैं। वर्चस्व ने बारी बारी से सबको देखा और ऑर्डर देता हुआ बोला, आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की परमिशन नहीं है। उसकी बात सुनकर वैभव का गुस्सा फूट पड़ा उससे और कंट्रोल नहीं हुआ। आखिर वह वर्चस्व को पूरे दिन से झेल रहा था। वह चीखते हुए बोला, आपकी माँ मर चुकी हैं तो क्या आप मेरी माँ को भी मारना चाहते हैं? वैभव की बात सुनकर वर्चस्व उसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं उसे मारना चाहता तो उसे बुखार चढ़ने की नौबत भी आती? वर्चस्व ने उन लोगों को वहीं छोड़ा और अपनी पॉकेट में हाथ डाला, बट उसका मोबाइल फोन पॉकेट में नहीं था। वर्चस्व भागते हुए अपने रूम में चला गया। वर्चस्व को इस कदर गुस्से में देखकर अनंत प्रताप और वैभव के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उन दोनों की हिम्मत नहीं हुई कि वो रॉयल पैलेस छोड़कर आरती से मिलने हॉस्पिटल जाएं। वो लोग वापस हॉल की तरफ चले गए। नताशा ने जब ये सब देखा तो उसकी गुस्से से मुट्ठियां कस गईं। एक बार फिर वर्चस्व ने ये शो कर दिया कि उसके आगे किसी की नहीं चलती। नताशा हर बार जब वैभव को वर्चस्व के सामने हारता हुआ देखती, उसे अपने दिमाग का बैलेंस हिलता हुआ फील होता था। वहीं अनंत प्रताप बैठे बैठे सोच रहे थे कि वर्चस्व की मां शिवानी की फैमिली की ग्लोबल रेपुटेशन उनकी फैमिली से कहीं ज्यादा थी और पास्ट में उन लोगों ने कई बार अनंत प्रताप की हेल्प भी की थी। अनंत प्रताप ने अपने बेटे राजीव को डांटते हुए कहा, तुमसे किसने कहा था कि जाकर आरती को हॉस्पिटल में देखो? राजीव का नेचर बहुत अच्छा था। वह हमेशा ही किसी से भी बड़ी ही पेशेंस के साथ पेश आता था। उसने अपना सिर झुकाते हुए माफी मांगी। उसने अपने पतले से फ्रेम वाले चश्मे के पीछे वो सारी प्लानिंग्स को हाइड कर लिया जो उसके दिमाग में तब चल रही थीं।
वर्चस्व ने अपने रूम में आकर मोबाइल फोन को ढूंढा तो वो उसे वहीं बेड पर पड़ा हुआ मिल गया। उसने अनलॉक करके देखा तो अनाया के 10 मिस्ड कॉल और कई सारे टेक्स्ट थे। युवराज आप कहाँ हैं, प्लीज पिक द कॉल। युवराज प्लीज हेल्प मी, मैं यहाँ खो गई हूँ। यहाँ बहुत अंधेरा है और इस जंगल में सांप भी हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, मुझसे बात कीजिए। प्लीज हेल्प मी। इसके बाद एक रोने वाला इमोजी बना हुआ था। यह अनाया का उसे लास्ट मैसेज था। वर्चस्व का दिल मानने को तैयार नहीं था कि देर हो गई है, लेकिन ये हकीकत है कि उसने अनाया का फोन उठाने में सच में बहुत देर कर दी थी। उसने वापस नंबर डायल किया लेकिन अब वह स्विच ऑफ आ रहा था। वर्चस्व ने अनाया के टेक्स्ट में लिखे वर्ड्स को नोटिस किया। सांप, जंगल। वर्चस्व फौरन वेस्ट डायरेक्शन की तरफ भागा। जब अनंत प्रताप ने वर्चस्व को सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा तो वह उस पर चिल्लाए, तुम इस खानदान के बेटे हो। तुम्हें अपनी माँ के परिवार से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वर्चस्व इतनी जल्दी में था कि उसने उनकी बात पर ध्यान देना तक जरूरी नहीं समझा और को तेज कदमों से आगे बढ़ता रहा। मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम्हारी नज़र में मेरी कोई हैसियत है कि नहीं? हर बार तुम दूसरे लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करते हो, और इस बार तो तुमने हद ही कर दी। तुमने मेरे पोते और होने वाली बहू के सामने मुझे नीचा दिखाया है। अनंत प्रताप ने वैभव और नताशा की तरफ देखते हुए कहा। वर्चस्व के कदम चलते चलते अचानक से रुक गए। वो गुस्से में पलटा और जोर से बोला, आधी रात हो गई है। अनाया का अब तक कुछ भी पता नहीं है। आपने सोचा है उसके साथ क्या हो सकता है? आपको पता भी है वो कहाँ है? ये कहते हुए वर्चस्व तेज कदमों से बाहर निकल गया। पीछे से वैभव ने अनंत प्रताप की तरफ देखकर कहा, नाना जी मैं भी उसे ढूंढने में हेल्प करता हूँ। ये कहते हुए वह भी वर्चस्व के पीछे चला गया। नताशा ने पीछे से पैर पटकते हुए गुस्से में उसका नाम पुकारा, वैभव। नताशा मन ही मन बुरी तरह से कुढ़ते हुए बोली, ये लड़का उस घटिया लड़की को अपनी जिंदगी से आखिर बाहर क्यों नहीं निकलता? अंकल मुझे वैभव की फिक्र हो रही है। मैं भी उसके साथ जाना चाहती हूँ। नताशा ने ये कहा तो अनंत प्रताप ने हाथ के इशारे से नताशा को भी जाने की इजाज़त दे दी थी। राजीव अब भी किसी दर्शक की तरह अपने सामने हो रहे ड्रामे को खड़े खड़े देख रहा था। उसके होठों पर एक छोटी सी स्माइल थी। तारांकन 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 तारांकन। अनाया जब यहाँ वर्चस्व से मिलने आई थी तो वो वेस्ट डायरेक्शन में बढ़ी चली जा रही थी। यह एक घने जंगल का खतरनाक इलाका था। यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सांप, अजगर, डरावनी खतरनाक जंगली मकड़ियाँ और कीड़ों के साथ साथ बड़े जानवर भी थे। अनाया सोच रही थी कि वर्चस्व उसका इंतजार कर रहा होगा। जब उसे पता चला कि वो वैभव से बात कर रही थी और वह उसका एक्स बॉयफ्रेंड था तब भी उसे इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अनाया ये सब सोचते हुए आगे बढ़ी जा रही थी और धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे का रास्ता पुराने पथरीले रास्तों में बदल गया। आसपास का वातावरण बहुत ज्यादा वीरान हो गया था। वहाँ बड़े बड़े घने पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ थीं। अचानक से उसके आसपास किसी चीज की सरसराहट हुई और बहुत सारे पक्षी एक साथ चिल्लाकर आसमान में उड़ गए। डर के मारे अनाया की पूरी बॉडी के रोंगटे खड़े हो गए थे। वर्चस्व तो क्या, यहाँ दूर दूर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। अचानक से अनाया के दिल में ख्याल आया, क्या वर्चस्व जान गया कि मैंने नताशा की जगह पर शादी की है? शायद इसलिए उसने मुझे नाराज होकर यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। ये जगह बहुत ज्यादा डरावनी है। मुझे वापस चले जाना चाहिए। ये सोचते हुए वो यहाँ से वापस जाने के लिए पलटी, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही उसे एहसास हो गया कि वह जहाँ से आई थी अब वहाँ से वापस नहीं जा सकती। यहाँ सारे रास्ते लगभग एक जैसे ही दिखाई दे रहे थे। अनाया बहुत देर तक वहाँ से निकलने के लिए भटकती रही, लेकिन वो वहाँ से
बाहर नहीं निकल पाए। अनाया रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकी। क्या नताशा ने मुझसे झूठ बोला कि वर्चस्व मेरा इंतजार कर रहा है? चारों तरफ अंधेरा हो गया था। अनाया को डर लग रहा था। उसने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी थी। उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो धरती के किसी ऐसे कोने पर आ गई है जहां बाकी दुनिया के लोग आते ही नहीं हैं। अनाया सोच रही थी कि शायद वर्चस्व को पता चल गया था कि नताशा उसकी होने वाली वाइफ थी, इसलिए उसने गुस्सा निकालने के लिए मुझे जानबूझकर इस खतरनाक जंगल में भेज दिया। नहीं तो उसने मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं किया? अनाया ने वर्चस्व को बहुत सारे कॉल किए लेकिन वर्चस्व ने उसका एक भी कॉल रिसीव नहीं किया था। अचानक झाड़ियों के पीछे से उसके कानों में एक आवाज आई। हिस्सास। अनाया ने घास में कुछ सरकता हुआ देखा। किसी इंसान की कलाई जितनी मोटी पूंछ उसके बगल से सरक कर गई थी। अनाया की डर के मारे सारी बॉडी कांप रही थी। उसे डर था कि लाइट देखकर सांप उसके पास न आ जाए। अनाया ने फौरन अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑफ कर दी। अनाया की डर के कारण रोने से हिचकियां निकल रही थीं। वो चाहकर भी खुद को संभाल नहीं पा रही थी। उसकी दोबारा वर्चस्व को कॉल करने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। अनाया ने सांप के डर से अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसे लगा कि अगर उसने जरा सी भी आवाज की तो सांप उसे खा जाएगा। इसलिए उसने कांपते हाथों से वर्चस्व को टेक्स्ट टाइप करके भेज दिए। अनाया को लगने लगा था आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। चारों तरफ अंधेरा था। झींगुर और कीड़ों के बोलने की आवाज लगातार आ रही थी। अनाया का फेस आंसुओं से भर गया था। सिसकियां रोकने के लिए उसने मुंह पर हाथ रख लिया था। उसने मन ही मन कई बार कहा, वर्चस्व प्लीज मुझे बचा लो। वर्चस्व ओल्ड रॉयल पैलेस और उसके आसपास के एरिया से अच्छी तरह वाकिफ था। चारों तरफ घना जंगल था। कई सालों से इस जगह पर कोई आया नहीं था। इंसानों का तो नामो निशान तक नहीं था इस जगह पर। जब बरखा ने उसे वेस्ट डायरेक्शन में अनाया को ढूंढने के लिए अकेले जाते हुए देखा तो उसने तुरंत गार्ड्स को इन्फॉर्म कर दिया। कुछ गार्ड्स टॉर्च लेकर वर्चस्व के पीछे भागे। वर्चस्व ने जंगल के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनी, प्लीज हेल्प मी। ये आवाज अनाया की थी। उसने आवाज के डायरेक्शन में टॉर्च की लाइट की हेल्प से देखा। वर्चस्व ने अपने सामने जो कुछ देखा उसे देखकर घबराहट और टेंशन से उसकी आंखें फैल गई थीं। एपिसोड 19। वर्चस्व ने देखा अनाया जमीन पर पड़ी हुई है और उसके दोनों पैरों के चारों तरफ एक बड़ा सा अजगर लिपटा हुआ है और अनाया डर से बुरी तरह चीख रही है। जब ये अजगर अनाया के सामने आया था तो अनाया वहां से भागना चाहती थी, लेकिन वहां बहुत अंधेरा था और वो किसी झाड़ी में उलझकर गिर पड़ी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना इतने बड़े अजगर से हो जाएगा। अनाया खुद को अजगर से बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अजगर उसके पैरों के चारों तरफ लिपट गया था। अजगर ने अपना बड़ा सा सिर अनाया के सिर के सामने किया और अपनी जीभ बाहर निकालकर अनाया की ओर अपना मुंह किया। थोड़ी देर बाद अचानक से उसने अपना मुंह खोला और उसके नुकीले दांत और जीभ अनाया के सामने थे। अब अनाया को ये यकीन हो गया था कि वह बच नहीं पाएगी। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। तभी गोली चलने की आवाज आई और कुछ लिक्विड जैसा उसकी पूरी बॉडी पर फैल गया। धीरे धीरे अजगर की पकड़ अनाया के पैरों पर ढीली हो गई थी। अनाया ने जिस दर्द की कल्पना की थी वो उसे महसूस नहीं हुआ। इससे पहले वो अपनी आंखें खोल पाती किसी ने उसका बाजू पकड़कर उसे जमीन से ऊपर की तरफ खींच लिया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने वर्चस्व खड़ा था। उसने उसका नाम पुकारा, वर्चस्व, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह बोल भी नहीं पा रही है। उसकी आवाज उसके मुंह से बाहर नहीं निकल रही। उसका गला भर गया था।
क्या मैं जिंदा हूँ या मैं मर गई? अनाया के मन में चल रहा था। डर के कारण अनाया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वर्चस्व, क्या ये तुम हो? अनाया बहुत कोशिश करने के बाद बोल पाई। वर्चस्व ने हमेशा की तरह अपनी कॉल्ड वॉइस में कहा, हाँ। लेकिन वर्चस्व के बोलने से पहले ही अनाया उसके सीने से लग गई और उसने वर्चस्व की कमर को कसकर पकड़ लिया था। अनाया की सॉफ्ट बॉडी जैसे ही वर्चस्व की बॉडी से टकराई कुछ सेकंड के लिए तो वर्चस्व की पूरी बॉडी अकड़ गई। वर्चस्व ने सोचा नहीं था कि अनाया ऐसा कुछ करेगी। आसपास वर्चस्व के गार्ड्स थे जो ऑब्वियसली उन दोनों को ही देख रहे थे। वर्चस्व अनाया को खुद से दूर करना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि अनाया के आंसुओं से उसकी शर्ट गीली होने लगी है। अनाया का दिल डर की वजह से इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि वर्चस्व उसकी धड़कनों को अपने सीने पर धड़कता हुआ महसूस कर सकता था। अनाया को इस तरह डरा हुआ देखकर वर्चस्व का दिल पिघलने लगा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बेरहमी से अनाया को खुद से दूर कर दे। उसने भी अनाया को अपनी बाहों में भर लिया और अनाया की पीठ को सहलाने लगा जैसे उसे रिलैक्स फील कराने की कोशिश कर रहा हो। कुछ सेकंड बाद अनाया को एहसास हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं हैं। ऐसा तब हुआ जब वर्चस्व के सीने से लगकर उसे यह एहसास हो गया था कि वह अब भी जिंदा है। उसने देखा कि वर्चस्व ने उसे अपनी बाहों में उठा रखा है। मौत का डर इंसान के माइंड का बैलेंस हिला देता है। यही कुछ देर पहले अनाया के साथ भी हुआ था। अनाया को याद आया कि पिछले कुछ घंटों में उसके साथ जो कुछ भी बुरा हुआ था, उसने जो कुछ भी झेला था, वह सब इसी इंसान की वजह से था जिसने उसे अपनी बाहों में समेट रखा है। अनाया से और कंट्रोल नहीं हुआ, वह बुरी तरह से भड़क गई। उसने अपने पैर जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया और चीखते हुए बोली, वर्चस्व मुझे नीचे उतारो। ये कहते हुए अनाया उसकी की बाहों से नीचे उतरने के लिए स्ट्रगल करने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं जानती हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे साथ ये सब करने का कोई हक नहीं है। कहते हुए अनाया ने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाईं और उसके सीने पर पंच मारने शुरू कर दिए। उसकी हरकत वर्चस्व को बहुत इरिटेट कर रही थी। वो जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो ये? स्टॉप डूइंग दिस। अनाया फिर बोली, मैं नहीं चाहती कि तुम इस तरह मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे नीचे उतारो। वो अब भी वर्चस्व के सीने पर पंच बरसा रही थी और वर्चस्व के गार्ड्स अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर ऑलमोस्ट शॉक्ड हो गए थे। जो वर्चस्व अपने सामने लोगों का मुंह खुलने से पहले गोली मार देता है, उसी वर्चस्व को एक लड़की न जाने क्या क्या बोले जा रही है और उसे मार रही है, नोच रही है, फिर भी वो उसे जमीन पर नीचे उतारने को तैयार नहीं है। देखने वालों को ये सब किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का परफेक्ट लव फाइट सीन नजर आ रहा था। सबके होठों पर दबी सी स्माइल थी। वहां मौजूद हर कोई यही सोच रहा था, युवराज इन लव। सच तो ये था कि वर्चस्व बुरी तरह से डर गया था जब उसने देखा कि अनाया के पैरों से बड़ा सा अजगर लिपटा हुआ है। उसे ऐसा लगा कि आज उसने अनाया को खो ही दिया और यह बेवकूफ़ लड़की इतना कुछ होने के बाद भी जमीन पर अपने पैरों से चलना चाहती है। ये सोचते हुए वो अनाया पर फिर से चिल्लाया, आई सेड स्टॉप डूइंग दिस। लेकिन अनाया अभी भी उसके सीने पर पंच बरसाते हुए बोली, तुम मुझे जान से मारना चाहते थे। तुमने मुझे यहाँ बुलाया था और यहाँ आकर मैं खो गई। मेरे पीछे सांप पड़ गया। तुम मुझे सज़ा देना चाहते थे, तभी तो तुमने मेरा फ़ोन रिसीव नहीं किया। तुमने अपनी हरकतें बंद नहीं की तो मैं अभी इसी वक्त तुम्हें वापस उठाकर उन्हीं सांपों के बीच में फेंक दूंगा। समझी तुम? वर्चस्व ने उसे फेंकने की एक्टिंग करते हुए हल्का सा उछाला और जोर से चिल्ला कर बोला।
वर्चस्व के ऐसा करते ही अनाया के दिमाग में फिर से वही सांप और उसके बड़े बड़े नुकीले दांत घूमने लगे। उसने फौरन वर्चस्व को मारना बंद कर दिया और चुपचाप उसके गले से अपनी बाहें लपेट दी। वर्चस्व ने अपनी नजरें नीची करके एक बार अनाया को देखा। अनाया ने उसके गले से अपने बाहें लपेटकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया था। ये देखकर उसके फेस पर एक स्वीट सी स्माइल आ गई थी। फाइनली अनाया बिल्कुल शांत हो गई थी। चलते चलते वर्चस्व ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और अनाया से पूछा, तुम क्या कह रही थी कि मैंने तुम्हें सजा देने के लिए यहाँ पर भेजा था? आपने ही नताशा को भेजा था ये कहने के लिए कि आप मेरा पैलेस के वेस्ट डायरेक्शन में वेट कर रहे हैं, और जब मैं आपसे बात करने यहाँ आई तो मैं खो गई। मैंने आपको कितने सारे कॉल किए लेकिन आपने मेरा एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। अनाया ने यूं ही वर्चस्व के सीने से लगे हुए ही कहा। अनाया की बात सुनकर वर्चस्व की आईब्रो सिकुड़ गईं। उसे अनाया पर ऐसा गुस्सा आया कि वो उसे 2 थप्पड़ ही लगा दे। उसने अनाया की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं सच में जानना चाहता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। पैलेस में इतने सारे नौकर हैं, मैं उन सब को छोड़कर तुम्हें बुलाने के लिए अपने भांजे की गर्लफ्रेंड को क्यों भेजूंगा? अनाया ने मन ही मन सोचा, आपके भांजे की गर्लफ्रेंड या आपकी एक्स फियांसे? मुझे क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा था। वर्चस्व ने एक बार फिर से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं है मेरी बात पर? अनाया तपाक से बोली, नहीं। वर्चस्व की हैरानी से आंखें छोटी हो गईं। वर्चस्व अनाया को अपनी बाहों में उठाए चला जा रहा था। अचानक से रात के सन्नाटे में किसी की जोरदार चीख गूंज गई। ये नताशा की चीख थी। जब वैभव वर्चस्व के पीछे अनाया को ढूंढने के लिए आया था, तो नताशा भी उसके पीछे आ गई थी। जब उसने देखा कि वर्चस्व ने अनाया को अपनी बाहों में उठा रखा है तो वो अनाया से बात करना चाहती थी, लेकिन तभी उसकी नज़र वर्चस्व के पीछे आ रहे नौकरों पर गई, जिन्होंने बड़े से अज़गा को उठाया हुआ था। वो लोग ठीक ठाक जगह पर गड्ढा खोदकर उस अज़गा को दफनाने वाले थे। नताशा ने टॉर्च की रोशनी में जब देखा कि एक बहुत बड़ा और मोटा अजगर है और गोली लगने से उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ है और उसके सिर के ऊपरी हिस्से से खून टपक रहा है, तो नताशा के मुंह से चीख निकल गई। लेकिन वैभव ने नताशा पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो अनाया की तरफ बढ़ गया। ये देखकर नताशा का खून खौल गया। नताशा के चीखने की आवाज़ सुनकर अनाया भी उस डायरेक्शन में देखने लगी, लेकिन वर्चस्व ने जब ये देखा तो वह फौरन उसकी ओर मुड़ गया और उसने अनाया के फेस को अपने सीने में छुपाने की कोशिश की। लेकिन अनाया ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच किया और पीछे की तरफ झांक कर देखा, और उसे फौरन ये एहसास हो गया कि उसकी पूरी बॉडी पर लगा हुआ लिक्विड कुछ और नहीं बल्कि इसी सांप का ब्लड था। अनाया डर से एकदम से जोर जोर से कांपने लगी। उसके झांक कर देखने वाली हरकत से वर्चस्व को बहुत जोर से गुस्सा आया और वह अपने आप को उसे डांटने से रोक नहीं पाया। तुम सच में पागल हो क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी वहां देखने की? लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनाया को पता चल गया था कि उसकी पूरी बॉडी उस खतरनाक बड़े से सांप के ब्लड से भीगी हुई है। उसका चेहरा, उसके कपड़े, सब कुछ सांप के खून से लथपथ हो रहे हैं। अनाया हकलाते हुए बोली, क्या मेरी बॉडी पर उसका ब्लड लग गया है? क्या करूं मैं इस लड़की का? मन ही मन सोचकर वर्चस्व झल्लाते हुए अनाया से बोला, उस अजगर के सिर पर गोली लगी है, अगर उसका सिर गोली मारने से फटेगा तो ब्लड नहीं निकलेगा क्या? लेकिन अनाया तो डर की वजह से बुरी तरह से कांप रही थी। वर्चस्व ने भी उसे अपने सीने से चिपका रखा था। अब तक वो लोग पैलेस के एरिया में एंटर कर गए थे। जब वैभव ने अनाया को इतनी बुरी कंडीशन में देखा तो वो उससे पूछना चाहता था कि वह कैसी है।
लेकिन उसे वर्चस्व के सीने से इस तरह लिपटा हुआ देखकर उसके वर्ड्स उसके मुंह के अंदर ही दब कर रह गए। अपने सामने अनाया और वर्चस्व को एक दूसरे के करीब देखकर वैभव के दिल में दर्द का तूफान उमड़ पड़ा। वर्चस्व ने वैभव की तरफ देखा और कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोला, रास्ते पर से हट जाओ। वर्चस्व अनाया को लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था। चलते चलते जब वर्चस्व का सामना नताशा से हुआ तो उसने नताशा को अपनी कहर भरी नजरों से देखा। वर्चस्व के इस तरह देखने से नताशा की आत्मा तक सिहर गई। वह बहुत जोर से डर गई थी। वैभव अभी भी अनाया को देख रहा था। जब नताशा की नज़र वैभव पर पड़ी तो वो अंदर ही अंदर बुरी तरह कुढ़ गई। वो वैभव के पास आई और डरने की एक्टिंग करते हुए बोली, आह वैभव, मुझे बहुत डर लग रहा है। कितना खतरनाक सांप था। ये कहते हुए वो वैभव के सीने से जा लगी। उसने वैभव को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसके गले लगने के बाद भी जब वैभव उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहां वर्चस्व अनाया को अपनी बाहों में उठाकर अपने रूम की तरफ ले जा रहा था, तो नताशा से अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हुआ। काश कि ये लड़की आज मर ही जाती, सोचते हुए नताशा ने वैभव के चेहरे को पकड़ा और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। कुछ ही सेकंड के अंदर वैभव का पूरा ध्यान नताशा पर था। अगले 1 मिनट के अंदर ही वैभव अपनी शानदार किसिंग टेक्निक नताशा के होठों पर अप्लाई करते हुए उसे पैशनेटली किस करने लगा। उस मोमेंट में उसके दिमाग से अनाया का ख्याल हवा हो गया था। नताशा ने मन ही मन खुद को शाबाशी दी और बोली, लड़कों को कंट्रोल करना कितना आसान होता है। सोचते हुए वह भी वैभव का किस करने में साथ देने लगी। धीरे धीरे वैभव की बॉडी में हीट जनरेट होने लगी थी। उसके हाथ नताशा की पीठ पर फिसल रहे थे। नताशा ने अपने होंठ उसके होठों से हटाए और बोली, वैभव, आई लव यू, डू यू लव मी? लव? वैभव को कुछ भी समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों कह रही है। एक डीप इंटेंस किस के बाद नताशा ने उस डायरेक्शन में देखते हुए कहा जहां वर्चस्व अनाया को लेकर गया था। मुझे यकीन नहीं था कुछ ही दिनों में अनाया वर्चस्व को इस कदर अपना दीवाना बना लेगी। देखा तुमने, सबके सामने किस कदर एक दूसरे की बाहों में थे। जब सबके सामने ये हाल है तो अकेले में तो उफ। नताशा ने जानबूझकर अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन उसकी आधी अधूरी बात का पूरा मतलब वैभव बहुत अच्छे से समझ गया था। नताशा की बात वैभव के सीने में खंजर की तरह चुभ गई। वास्तव में वर्चस्व घमंडी और कोल्ड नेचर का इंसान था। उसके दिल में कभी किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं रही। घर वालों पर गुस्सा निकालना और उन्हें कंट्रोल करके लेक्चर देने और टॉर्चर करने के अलावा उसे कुछ नहीं आता था। ऐसे इंसान का किसी लड़की को ढूंढने इतनी रात गए भागते हुए जाना और यहाँ तक कि उसे अपनी बाहों में उठाकर पैलेस तक लेकर आना, ये बात बहुत स्ट्रेंज थी। वैभव बहुत गुस्से में था। उसे अब तक यही लगता था कि नताशा उसे बहुत प्यार करती है और इसीलिए उसने नताशा से शादी करने के लिए हाँ कहा था। लेकिन अब वो अपने इस डिसीजन को लेकर कंफ्यूज था। वो जितना अनाया को वर्चस्व के करीब देखता उतना ही उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। एपिसोड 20। वर्चस्व जैसे ही पैलेस के अंदर गया और वहां सब लोगों ने जब उन दोनों को खून से लथपथ देखा तो सबकी डर और हैरानी से आंखें फैल गईं। बरखा अनाया को खून से लथपथ देखा तब अपने आप को रोक नहीं पाए और बोली, ओह गॉड, ये सब क्या हो गया। वर्चस्व अनाया को लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए बोला, उसके लिए कपड़े लेकर आओ। सब नौकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे। हर कोई जानता था कि वर्चस्व को किस कदर साफ सफाई का जुनून था। इस तरह खून से लथपथ किसी इंसान को वर्चस्व ने अपने सीने से लगा रखा है, ये बात किसी के गले से नीचे नहीं उतर रही थी। नौकर आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, कौन यकीन करेगा, अभी इन दोनों की शादी को कुछ ही दिन हुए हैं और नई मैडम ने युवराज के दिल पर कब्जा भी कर लिया।
जिस तरह से युवराज मैडम की फिक्र कर रहे हैं, देखकर लगता ही नहीं कि युवराज इतने गुस्से वाले हैं। नौकरानियां एक दूसरे से आपस में बात करते हुए बोलीं। जब नौकर की नज़र वैभव और नताशा पर पड़ी तो उसने झुककर माफ़ी मांगी और बोला, माफ़ करे राजकुमार। नौकरों की बात सुनकर अनाया के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि सारी दुनिया उसकी इस तरह हेल्प करने के लिए खड़ी हो जाएगी। वैभव भनभनाता हुआ अपने कमरे में चला गया और नताशा भी खुशी से झूमती हुई उसके पीछे पीछे जाने लगी। दोनों के जाने के बाद भी नौकर आपस में फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। सुना है अनाया मैडम वैभव सर की एक्स गर्लफ्रेंड है। इसके बाद उन्होंने युवराज से शादी कर ली और उनकी अभी भी वैभव सर से अच्छी दोस्ती है। ये दोनों मॉडल है और आपस में सौतेली बहन भी हैं। बरखा ने जब नौकरों को इस तरह गॉसिप करते देखा तो उसने डांटकर उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। सब नौकर अपने अपने काम पर लग गए। रूम में आकर वर्चस्व ने अपने पैर से किक मारकर दरवाजा खोला और अंदर आकर अनाया को वॉशरूम की डोर के सामने फर्श पर उतार दिया और वॉशरूम का डोर ओपन करते हुए अनाया से बोला, जाओ जाकर खुद को क्लीन करो। जिस तरह से उस अजगर ने अनाया के पैरों को लपेटा था, वॉशरूम के अंदर तक जाते हुए अनाया के कदम लड़खड़ा रहे थे। वह भले ही जंगल में वर्चस्व से नीचे उतरने के लिए जिद कर रही थी और कह रही थी कि वह अपने आप चल सकती है, लेकिन अभी अभी जब वर्चस्व ने उसे नीचे उतारा तब उसे एहसास हुआ कि उसके पैर किस कदर सुन्न हो रहे हैं। वर्चस्व अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया कि उसने अनाया की जोरदार चीख सुनी। वो बुरी तरह घबरा गया और दौड़कर वॉशरूम में चला गया। उसने अनाया को खुद को मिरर में देखते हुए देखा। अनाया के पूरे कपड़े सांप के ब्लड से रंगे हुए थे। उसके चेहरे और हाथों पर भी सांप का खून लगा हुआ था। जब उसने अपने आप को ऐसी स्थिति में देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। उसे ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके कपड़े किस रंग के हो गए। इस वक्त वह किसी हॉरर मूवी में दिखाए जाने वाले भूतिया कैरेक्टर की तरह लग रही थी। वॉशरूम में आकर वर्चस्व ने अनाया का हाथ पकड़ा और उसे मिरर के सामने से हटाते हुए बाल्टी भर पानी उठाकर मिरर पर उड़ेल दिया, जिससे मिरर में दिख रहा अनाया का रिफ्लेक्शन ब्लर हो गया। वह अनाया को डांटते हुए बोला, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो खुद को क्यों देख रही हो। लेकिन अनाया अब भी किसी स्टैचू की तरह बिना पलके झपकाए सदमे में खड़ी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आया कि वर्चस्व ने उससे क्या कहा। कुछ देर बाद जब वह होश में आई तो उसने पलकें झपकाईं और अपना सिर नीचा करके अपने पैरों को देखा। उसकी पूरी साड़ी पर ब्लड लगा हुआ था और उसके पैर भी पूरी तरह ब्लड में सने हुए थे। वो अपनी बॉडी को कांपने से रोक नहीं पाई, वह बुरी तरह से सिसकने लगी। वर्चस्व ने उसके चेहरे को देखा तो उसकी आंखें पर स्वेलिंग आ रही थी। उसकी साड़ी जगह जगह से फट गई थी। उसके हाथों पर कांटों और झाड़ियों से खरोंच के निशान बन गए थे। उसके लंबे खूबसूरत बालों में घास फूस और तिनके उलझ गए थे। वह बुरी तरह से डरी हुई थी। अनाया की ऐसी हालत देखकर वर्चस्व का भी दिल दर्द से तड़प उठा। उसने गहरी सांस ली और अनाया की कलाई को पकड़कर उसे वॉशरूम में अंदर की तरफ वॉश बेसिन के पास ले गया। उसने अनाया को ऑर्डर देते हुए कहा, झुक जाओ। अनाया को नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने वर्चस्व के ऑर्डर को फॉलो करना ही ठीक समझा और किसी छोटे मासूम आज्ञाकारी बच्चे की तरह वॉश बेसिन के सामने झुक गई। खुद को मिरर में देखने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली थीं। बस नल से पानी के बहने की आवाज आ रही थी। कुछ सेकंड के अंदर गर्म पानी उसके फेस पर पड़ने लगा। वर्चस्व अपने हाथों से अनाया के फेस पर लगा हुआ ब्लड क्लीन कर रहा था, ये सोचकर ही कि वर्चस्व उसका मुंह धुला रहा है। अनाया की पूरी बॉडी में कर्ज दौड़ गया। अनाया छूटकर भागना चाहती थी, लेकिन वो जैसे ही हिली वर्चस्व ने उसे फिर से ऑर्डर दिया,
हिलो मत, चुपचाप सीधी खड़ी रहो। वर्चस्व के बोलने का टोन बता रहा था कि वो पहले से ही बहुत गुस्से में था। अनाया की हिम्मत नहीं हुई सच में अपनी जगह से हिलने की, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी कांप रही थी। वर्चस्व ने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके फेस पर लगे ब्लड को क्लीन करना जारी रखा। अनाया वॉश बेसिन के सामने झुकी हुई थी। वर्चस्व जब उसके फेस पर पानी डाल रहा था तो कुछ पानी उसकी गर्दन से बहकर उसके सीने में समा रहा था। झुकने से अनाया के डीप नेक ब्लाउज से उसकी बॉडी भी रिवील हो रही थी। ये देखकर वर्चस्व का गला सूखने लगा। उसने अपना थूक निगला। उसका मन सच में बहकने लगा था। उसने खुद को संभाला और फौरन वहां से अपनी नजरें हटा लीं। लेकिन ये उसके लिए इतना आसान भी नहीं था। उसने मन ही मन बुरी तरह इरिटेट होते हुए कहा, मैं 25 साल का हो गया हूँ लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी किसी का ब्लड साफ नहीं किया। वह सोच ही रहा था कि अचानक से उसके कानों में अनाया की धीमी आवाज पड़ी, आह। धीरे, इट्स हर्टिंग। अनाया की वॉइस बहुत स्लो एंड सॉफ्ट थी, लेकिन वर्चस्व के इमोशन की आग में पेट्रोल का काम कर गई। उसने घूरकर अनाया के फेस की तरफ देखा। उसकी आंखें अब भी बंद थीं। उसने अनाया के कंधे को जोर से पकड़कर हिलाते हुए कहा, अब अगर तुमने अपने मुंह से एक और शब्द निकाला तो मैं। उसने आगे की लाइन पूरी नहीं की, करता भी कैसे उसे खुद नहीं पता था कि आगे बोलना क्या है। लेकिन अनाया चुपचाप खड़ी हो गई थी। वर्चस्व झुंझलाते हुए खुद से ही बोला, अरे मैं क्या सारे शहर के लोगों के मुंह धुलाता फिरता हूँ जो मुझे मुंह धोने का आइडिया है। मैं भी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान का मुंह धो रहा हूँ। अनाया के फेस पर लगा हुआ ब्लड सूख चुका था, जिसे निकलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। वर्चस्व ने जब उसका फेस दोबारा रगड़ा तो फिर से उसके मुंह से आह निकल गई। वर्चस्व पहले ही अपने इमोशन को मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। अनाया के मुंह से एक बार फिर आवाज सुनकर उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो भड़कते हुए बोला, मैं तुम्हारा मुंह धुला रहा हूँ इडियट। कुछ और नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ जो तुम इतना चीख चिल्ला रही हो। उसकी बात सुनकर अनाया का फेस शर्म से लाल हो गया। वर्चस्व ने अब भी उसकी कमर को पकड़ रखा था। उसने नोटिस किया कि उसकी बात सुनकर अनाया की बॉडी पहले से ज्यादा गर्म हो गई। वर्चस्व ने कुछ सेकंड अनाया के फेस को देखा और मन ही मन सोचा, मेरी इतनी सी बात पर इतना शर्मा रही है। और जब वैभव के सामने गार्डन में बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तब क्या इसे इन बातों का मतलब पता नहीं था। क्लीनिंग के बाद फिर से अनाया का खूबसूरत सा चेहरा पहले की तरह दमकने लगा। वर्चस्व ने उसे देखा और बोला, अब ठीक है, चलो अब खुद को क्लीन कर लो। जैसे ही वर्चस्व ने उसे छोड़ा अनाया ने खुद को देखा। उसके पूरे कपड़े ब्लड में हो रहे थे। अब वो इन कपड़ों को एक सेकंड और अपनी बॉडी पर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने फौरन अपनी साड़ी निकालकर वॉशरूम के फर्श पर फेंक दी। उसने अपने राइट हैंड को पीछे करके अपने ब्लाउज की डोरी को पकड़कर खींचा और उसका ब्लाउज एक झटके में खुलकर उसके शोल्डर से स्लिप होने लगा। कुछ सेकंड के बाद अनाया के माइंड में जैसे कुछ क्लिक हुआ और उसने वर्चस्व को देखा, जो अब भी वॉशरूम की दीवार से हाथ टिकाकर खड़ा हुआ था। वो वर्चस्व से बोली, बाहर निकलो। डोरी खुलने से उसका ब्लाउज उसके शोल्डर से स्लिप हो रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से अपने सीने को कवर किया और अपनी पीठ को वॉशरूम की दीवार से टिका लिया। वर्चस्व ने उसकी आंखों में घूर कर देखा और बोला, तुम्हारा IQ 0 है क्या? वापस आते ही तुमने मुझे फिर से बहकाना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर अनाया के दिमाग के तार हिल गए। उसका दिल कर रहा था वो वॉशरूम के फर्श पर ही अपना सिर पटक ले। उसने आंखें फाड़कर वर्चस्व को देखा और मन ही मन सोचा, ये इंसान पागल है क्या यार? मेरे पास करने को कोई काम नहीं है क्या जो मैं सुबह दोपहर शाम इसे बहकाती रहूं?
अनाया के दिल में ख्याल आया कि वर्चस्व ने उसकी जान बचाई है और अभी अभी उसने उसके फेस पर लगा हुआ ब्लड अपने हाथों से साफ किया है। अनाया ने एक्सेप्ट किया कि उसने डर के मारे सच में अपना सेंस खो दिया था और वर्चस्व के वॉशरूम से बाहर निकलने से पहले ही अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए थे। ये सच था कि वर्चस्व ने उसकी बहुत हेल्प की थी, लेकिन फिर भी अनाया का उसके सामने अपने कपड़े उतारने का कोई इरादा नहीं था। उसने देखा कि वर्चस्व अब भी वहां से जाने का नाम नहीं ले रहा और फुल बेशर्मी के साथ खड़ा होकर उसे घूर रहा है। अनाया ने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को बहुत ज्यादा स्वीट बनाते हुए बोली, युवराज मुझे नहाना है। क्या आप थोड़ी देर के लिए वॉशरूम से बाहर चले जाएंगे? प्लीज। वर्चस्व फौरन वॉशरूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही अनाया ने पटक कर दरवाजा बंद कर लिया और फौरन अपने कपड़े निकालकर शावर के नीचे खड़ी हो गई। उसकी बॉडी पर लगा हुआ ब्लड पानी के साथ बहने लगा। उसने अपने बालों को अच्छे से शैम्पू किया, बहुत सारा शॉवर जेल अपनी बॉडी पर डालकर खुद को अच्छे से वॉश किया। अनाया को फील हुआ कि आज वो किस तरह मौत के मुंह से बाहर आई थी। अब तक तो वर्चस्व खुद पर ध्यान भी नहीं दे पाया था। अब जब उसने नोटिस किया तो उसकी ब्लैक कलर की शर्ट पूरी तरह से खून में सनी हुई थी। अब उसे एहसास हुआ कि उसकी बॉडी से ब्लड की स्मेल आ रही है। वह वापस वॉशरूम में जाने के लिए पलटा, लेकिन फिर उसके दिमाग में क्लिक हुआ, अभी अभी वो इस वॉशरूम से बाहर निकाला गया है। पहले वो अनाया को अपनी बाहों में उठाकर जंगल से पैलेस तक लेकर आया। फिर उसने उसे खुद से पहले अपना वॉशरूम का यूज करने दिया और जब डरकर उसने अपना सेंस खो दिया तो उसने अपने हाथों से उसका फेस वॉश किया। वर्चस्व को समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये सब क्यों किया। वर्चस्व ने अपने हाथों को देखा, किस तरह से उसके रगड़ने से अनाया को फेस पर पेन हो रहा था। उसके हाथ बहुत रफ थे। वो कई सारी फिजिकल एक्टिविटीज करता था, रोप क्लाइंबिंग और शूटिंग। ये सब उसी का नतीजा था। अनाया की स्किन बहुत सॉफ्ट थी, इसलिए वर्चस्व के हाथ उसे हट कर रहे थे। वर्चस्व सोच ही रहा था कि तभी डोर पर नॉक हुआ। उसने जाकर डोर ओपन किया तो सामने नौकरानी अनाया के कपड़े लेकर खड़ी थी। उसने कहा, युवराज मैडम के कपड़े। वर्चस्व ने उसे कपड़े वॉशरूम में अनाया को देकर आने के लिए कहा। वर्चस्व ने जोर से आवाज लगाई और सर्वेंट को बुलाया। सर्वेंट के आते ही वर्चस्व बोला, रूम का कार्पेट चेंज करो। सर्वेंट कार्पेट चेंज करने में लग गए और वर्चस्व ने जाकर क्लोजेट रूम से अपने कपड़े निकाले। वर्चस्व यहाँ बहुत कम आता था, लेकिन फिर भी उसकी जरूरत का हर सामान यहाँ मौजूद था। जब वो पलटा तो अनाया वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी। उसने वाइट कलर का शिफॉन का एक नाइट गाउन पहना हुआ था और उसने अपने बालों को टॉवल से लपेट रखा था। वाइट कलर के गाउन में वो किसी परी की तरह खूबसूरत लग रही थी। अनाया की नज़र जैसे ही वर्चस्व की नज़र से टकराई, उसने फौरन अपनी आंखें झुका ली और मिरर की तरफ देखने लगी। वर्चस्व भी वॉशरूम में गया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। पिछले कुछ ही घंटों में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, वह सोच सोच कर वर्चस्व को ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो जाएगा। उसके दिल में ख्याल आया, अनाया पर क्या बीती होगी जब वह जंगल में अकेले खो गई थी और उसे उस खतरनाक अजगर ने लगभग खा ही लिया था। अगर उसे पहुंचने में 1 सेकंड की भी देरी हो जाती तो शायद अनाया का जिंदा बचना मुश्किल था। अनाया ठीक थी, यह सोचकर वर्चस्व ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल जैसे उसके माइंड में कुछ क्लिक हुआ। अनाया के कहे हुए वर्ड्स उसके माइंड में घूमने लगे। उसने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और अपने बालों को मुट्ठियों में भर लिया। वो मन ही मन खुद से बोला, नताशा बहुत स्मार्ट है। अनाया सच में उसके सामने बहुत इनोसेंट है। अनाया अपने बाल सुखा रही थी और नौकरानी खड़ी खड़ी उसे देख रही थी।
नौकरानी से रहा नहीं गया और उसने अनाया की चेहरे को देखते हुए कहा, मैडम आप बहुत सुंदर हैं, युवराज की नज़रें तो आपसे हटती ही नहीं होंगी ना। उसकी बात सुनकर अनाया उसे थैंक यू कहते हुए हल्के से मुस्कुराई। वो अपने रिश्ते की सच्चाई का ढिंढोरा तो नहीं पीट सकती थी। उसने नौकरानी से कहा, क्या आप मुझे एक और ब्लैंकेट लाकर दे सकती हैं? उसकी बात सुनकर नौकरानी ने कमरे के बीचों बीच पड़े बड़े से किंग साइज बेड को देखा, जिसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लैंकेट था जो 2 नहीं 3-4 लोगों के लिए भी काफी था। उसने अनाया से कहा, मैडम ये ब्लैंकेट बहुत बड़ा है, क्या आपके और युवराज के लिए छोटा पड़ेगा? अनाया ने कुछ सेकंड तक अपने दिमाग में कुछ सोचा और फिर नौकरानी से बोली, वो क्या है ना, दूसरे ब्लैंकेट में सोना मेरे लिए थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अब वो नौकरानी से तो नहीं कह सकती थी ना कि हम दोनों अलग अलग बिस्तर पर ही नहीं अलग अलग कमरों में भी रहते हैं। जब वर्चस्व वॉशरूम से बाहर निकलकर आया तो उसने देखा कि सर्वेंट अनाया को ब्लैंकेट देकर वापस जा रही है। ये देखकर उसकी आईब्रो सिकुड़ गईं। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक का टारगेट 200 है। जैसे ही 200 लाइक्स हो जाएंगे तुरंत अगला एपिसोड आ जाएगा। तो अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।